Hello everyone, welcome to our channel Civilpedia EduTech. We are going to start a lecture series of all the subjects related to our civil engineering branch. In this series, we will start with our major subject, that is environmental engineering. यह हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जो कि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और इसमें हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे, एग्जाम्स में इसका क्या वेटेज होगा ये भी हम देखेंगे। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट गेट एग्ज़ाम, इसमें हर साल गेट एग्ज़ाम में हर साल मार्क्स का जो वेरिएशन होता है वो होता है 12 ± 3 मार्क्स। अगर हम ईएससी की बात करें तो ईएससी में भी मार्क्स का वेरिएशन 30 ± 5 मार्क्स का होता है, और एसएससी जेई की बात करें तो एसएससी जेई में भी इस सब्जेक्ट का मार्क्स वेरिएशन 7 ± 3 मार्क्स होता है। यह सब्जेक्ट स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ if you have any doubts related to our lecture, please post your queries in the comment section. Now let us start without wasting much time. First, starting with the term environment. क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है environmental engineering, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ड्स environment से। environment क्या है? Everything which is around us is environment. जो भी हमारी आसपास की चीज़ें हैं, आइदर वो एबायोटिक हो या फिर बायोटिक कंपोनेंट हो, ये सारे मिलके इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब एबायोटिक और बायोटिक क्या है वो आगे हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्वायरमेंटल स्टडी जो है एक वास्ट टॉपिक है, सो वी हैव टू स्टडी दिस टॉपिक ओनली फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट्स को हम पढ़ेंगे। नाउ अब हम इन्वायरमेंट को फर्दर सब डिवाइडेड करते हैं दो पार्ट में। एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पार्ट फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सेकेंड पार्ट इज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। दो पार्ट में हमने इन्वायरमेंट को पहले क्लासीफाई कर दिया है। अगर हम फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो फिजिकल इन्वायरमेंट जो बनता है ये एबायोटिक कंपोनेंट से मिलके बनता है। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं लैंड, वाटर एंड एयर। ये सब मिलके फिजिकल इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब मिलके बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन सब कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। तो इतना हमें समझ में आ गया कि इन्वायरमेंट का जो फॉर्मेशन है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। ये एबायोटिक और बायोटिक दोनों तरह के कंपोनेंट से मिलके बना होता है। यहाँ तक हमें अच्छे से क्लियर से समझ में आ गया है। अब कुछ टर्म्स आते हैं, इकोलॉजी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। अब इन तीनों टर्म्स को हम पहले समझेंगे। अब देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मिलके बायोटिक इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमने पहले समझ लिया है। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम पहले से ही फूड चेन के बारे में हम जानते हैं कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो हार्बीवोरस एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और जो ओमनीवोरस होते हैं और जो ह्यूमन को भी हम ओमनीवोरस में हम लोग इंक्लूड करते हैं, वो दोनों पे डिपेंड करते हैं। और जो ह्यूमन्स होते हैं या फिर ओमनीवोरस होते हैं वो एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं और फिर प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं। मतलब एक दूसरे पे इंटर रिलेशनशिप होता है उन लोगों का फॉर देयर सर्वाइवल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खुद के सर्वाइवल के लिए। यहाँ तक हमें क्लियर समझ में आ गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे, ईच ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ईच ऑर्गेनिजम्स in turns depends upon the physical environment, the physical environment। फिजिकल इन्वायरमेंट कहाँ का? उस एरिया का जिस एरिया में वो सर्वाइव कर रहे हैं, उस एरिया का जिस एरिया में वो रह रहे होते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द एरिया इन विच दे लीव। तो यहां से हमें यह समझ में आ गया है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खुद के सर्वाइवल के लिए,
और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन टर्न्स डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर पे डिपेंडेंट होते हैं। यहां तक हमें क्लियर है। अब हम एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज अ साइंस, ये एक तरह का साइंस है। इकोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये सारा जितना इंटर रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप जितने भी ये कंस्ट्रक्ट होते हैं, जो फॉर्म हो रहे हैं, इन सबों को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। और ये जो सिस्टम बनता है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। तो हमें क्लियर समझ में आ गया कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या है। यहां तक हमें क्लियर हो गया कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या है। अब हम एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। अब हम बायोस्फीयर को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। अब एक टर्म आता है बायोस्फीयर। पहले बायोस्फीयर को समझ लेते हैं। हमने इकोलॉजी और इकोसिस्टम को समझ लिया है, अब हम बायोस्फीयर को समझ लेते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है? सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर हम इसे समझें तो ये एक ऐसा जोन है अर्थ सरफेस पे जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो ये जोन कौन सा है, इसे भी हम समझ लेते हैं। जो बायोस्फीयर है एक रिलेटिवली नैरो जोन है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो एक नैरोअर जोन क्रिएट होता है, और ये जो नैरोअर जोन है उसी को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर क्या है, उसको भी एक छोटे छोटे से टर्म से हम समझ लेते हैं। कि जो अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर का मतलब होता है ये एक सॉलिड अर्थ है एंड इट्स इंटीरियर अप टू ए सर्टेन डेप्थ। सर्टेन डेप्थ तक को ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो डेप्थ ऑफ अर्थ है सरफेस से वो ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर है, उतना तक हम कंसिडर नहीं करेंगे। अप टू ए सर्टेन डेप्थ तक ही हम इस चीज को कंसिडर करेंगे लिथोस्फीयर के केस में। अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द इंटायर कलेक्शन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। तो ये जो कलेक्शन ऑफ वाटर है ये दो तरह का होता है, एक होता है सरफेस वाटर और दूसरा होता है सब सरफेस वाटर। तो ये इंटायर कलेक्शन ऑफ वाटर है, ये इंटायर कलेक्शन ऑफ वाटर है ऑन द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर है इंटायर कलेक्शन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, इंटायर कलेक्शन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, इंटायर कलेक्शन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। यहां तक हमें समझ में आ गया। और ये जो वाटर है, दिस वाटर कैन बी surface water and subsurface water, subsurface water। लिथोस्फीयर क्या है? जैसा कि हमने पहले बताया, लिथोस्फीयर सॉलिड अर्थ एंड इट्स इंटीरियर अप टू सर्टेन डेप्थ, up to a certain depth, certain depth तक को ही हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या है। अब हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक गैसियस लेयर है जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। दीज आर द गैसियस लेयर्स, gaseous layer which surrounds the earth। यहां तक हमें क्लियरली समझ में आ चुका है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर का एक्सटेंट तो बहुत सारे सेवरल किलोमीटर्स होता है अर्थ के सरफेस से। तो हम यहां पे यह समझेंगे कि कितने किलोमीटर तक के हाइट को हम यहां पे कंसिडर करेंगे। तो एटमॉस्फेयर, एक्सटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज सेवरल किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बट वी विल ओनली कंसिडर अप टू 18 किलोमीटर्स, मतलब अप टू ट्रोपोस्फेयर तक को हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। क्योंकि जो थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर है अर्थ सरफेस से वो सेवरल किलोमीटर्स होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर, दैट इज अप टू ट्रोपोस्फेयर तक को ही कंसिडर करेंगे। एक बात हम आपको यहाँ पे हम और समझा दें कि जो एटमॉस्फेयर का वेट होता है वो 99% जो वेट होता है, 99% वेट ऑफ एटमॉस्फेयर ये
लिमिटेड होता है सिर्फ और सिर्फ 33 किलोमीटर तक ही, 33 किलोमीटर तक ही लिमिटेड होता है। 99% वेट ऑफ एटमॉस्फेयर इज लिमिटेड अप टू 33 किलोमीटर ओनली। इसीलिए हम लोग कंसिडर करते हैं सिर्फ ट्रोपोस्फेयर तक के ही रीजन को, क्योंकि जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मेरा अर्थ सरफेस है, ये मेरा अर्थ है, अर्थ के सरफेस से अगर हम 18 किलोमीटर की बात करें, ये 18 किलोमीटर तक का एक जोन बनेगा, गैसियस लेयर बनेगा, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम लोग हिंदी में क्षोभ मंडल भी बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। अगर हम पोल की बात करें तो पोल पे इस ट्रोपोस्फेयर का जो थिकनेस होता है वो अप्रॉक्स 8 किलोमीटर हाइट तक होता है, और अगर जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं तो उसका जो हाइट होता है, जो थिकनेस होता है ट्रोपोस्फेयर की, वो 18 किलोमीटर तक चली जाती है। इसीलिए हम लोग अप्रॉक्सीमेटली हम 18 किलोमीटर तक ही इसको कंसिडर करते हैं। तो यहां तक हमें अच्छे से समझ में आ गया कि ये लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर क्या है, और इन तीनों, ये तीनों जो स्फेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक जो नैरोअर जो बनता है उससे हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर, और बायोस्फेयर ही एक ऐसा रीजन है अर्थ पे जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। क्लियर? अब हमें यहां तक इतना समझ में आ चुका है। एबायोटिक कंपोनेंट आर एसेंशियल कंपोनेंट, हमें यह भी समझ में आ चुका है कि जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं, जो लैंड, एयर एंड वाटर हैं, वो एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट के एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए। दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट आर एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। ओके, नाउ अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज लैंड, एयर एंड वाटर को किसी भी तरह से पॉल्यूट करते हैं, किसी भी तरह से हम उसे कॉन्टेमिनेट करते हैं, तो ये बायोटिक कंपोनेंट के लाइफ को एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो इसे हम अच्छे से इस तरह से समझ सकते हैं, इफ दीज एबायोटिक कंपोनेंट्स लैंड, वाटर एंड एयर गेट्स contaminated due to any reason, whether by natural reason such as dust storm, volcanic eruption, forest fire, or by anthropogenic activities, that is man-made activities such as burning of fuels, large scale industrialization, automobiles, large scale deforestation due to the population growth, sewage discharge into the streams such as river, lake and other water bodies, solid waste disposal on the land विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन तीनों चीजों को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो इससे यह हमें समझ में आ रहा है कि इफ दीज कंपोनेंट गेट्स पॉल्यूटेड देन दिस विल एडवर्सली अफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर। तो यहां तक हमें समझ में आ गया है। ओके, अब हम एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं कि तीनों के पॉल्यूट होने से हमें क्या प्रॉब्लम है, और हमें इसे किस किस टॉपिक में को सेपरेटली हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, किस किस टॉपिक में हमें इसे कंसिडर करना पड़ेगा, ये हम यहां से देख लेते हैं। तो लिथोस्फेयर जो होता है, दीज लिथोस्फेयर गेट्स कॉन्टेमिनेटेड बाय द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट, गेट्स कंटेमिनेटेड lithosphere gets contaminated by solid waste disposal without proper मैनेजमेंट। यहां तक हमें समझ में आ गया। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम इस टॉपिक को सब डिवाइड कर रहे हैं, इसे हम फर्दर अच्छे से पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, अब हाइड्रोस्फेयर का हमने बताया था, ये एक तरह का इंटायर कलेक्शन ऑफ वाटर है ऑन द अर्थ, चाहे वो सरफेस वाटर हो चाहे वो सब सरफेस वाटर हो। सरफेस वाटर एंड सब सरफेस वाटर इज ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज। तो अगर हमने सीवेज को बिना ट्रीटमेंट के या विदाउट ट्रीटमेंट हमने सीवेज को डिस्पोज कर दिया वेरियस वाटर बॉडीज में, तो इससे क्या होगा, हमारा जो वाटर बॉडीज होगा, जो हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाएगा। ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ लीचेट्स। लीचेट्स क्या होता है, उसे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे उसे।
तो बस हम अभी के लिए यहाँ समझ लेते हैं कि जो ये लीचेट्स होता है, ये लीचेट्स लीच आउट होके ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है, और जो सीवेज डिस्पोजल होता है, सीवेज डिस्पोजल के कारण वेरियस वाटर बॉडी जो होते हैं वो हमारे पॉल्यूट होते हैं। हम ये देख लेते हैं, गेट्स कॉन्टामिनेटेड बाय सीवेज disposal and improper solid waste management। हमने यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इनप्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि सीवेज डिस्पोजल के कारण तो हमारा जो सरफेस वाटर है वो कॉन्टामिनेट होता है, बट इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कारण एक लीचेट का फॉर्मेशन होता है, वो जाके ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने फर्दर 2 पार्ट में सब डिवाइड किया है। एक तो हम इसे में पढ़ेंगे वाटर सप्लाई स्कीम, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। एक बात मैं यहां पे क्लियर कर दूं आपको कि जो ये सरफेस वाटर है और जो सब सरफेस वाटर है, दोनों और भी एक्टिविटीज के थ्रू पॉल्यूट होते हैं। मैंने यहां पे सिर्फ एग्जांपल लेके बताया कि जो सीवेज डिस्पोजल के कारण सरफेस वाटर पॉल्यूट होता है मेनली, और जो इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कारण हमारा ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होता है। नाउ वी कम टू एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर, these gets contaminated by various natural and anthropogenic activities, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने 2 पार्ट में सब डिवाइड कर रखा है। एक हमें इसमें पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन, और दूसरे पार्ट को हम यहां पे पढ़ेंगे नॉइज पॉल्यूशन, और इन दोनों के कंट्रोल मेजर्स भी हम लोग यहां पे देखेंगे। कंट्रोल मेजर्स, क्योंकि हम पूरी तरीके से एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन को खत्म नहीं कर सकते हैं, इसे हम कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इस टर्म को देखेंगे, कंट्रोल मेजर्स को भी हम इस टॉपिक में कंसिडर करेंगे। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई वी स्टडी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एज ए सिविल इंजीनियर। तो हमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को एज ए सिविल इंजीनियर पढ़ना क्यों जरूरी है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज एज ए सिविल इंजीनियर वी शुड हैव थॉरो नॉलेज अबाउट द इन्वायरमेंट अराउंड अस। हमारे जो आसपास के जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से पॉल्यूट हो रहा है, या फिर हम किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, हमें उसके बारे में थोरो नॉलेज होना चाहिए। सपोज इफ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इन दैट एरिया वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हाई, जहां पे हाई स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो वहां क्या होगा, वहां पे जो एयर पॉल्यूटेंट्स होंगे, उस इंडस्ट्री से निकलने वाले जो एयर पॉल्यूटेंट्स होंगे वो हमें डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम वहां पे हो जाएगी, और उस एरिया में विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। इट ऑल्सो अफेक्ट आवर लंग्स, और जिसे अस्थमा की बीमारी है उसे भी बहुत डिफिकल्टीज वहां पे फील होगी। ऑल्सो अगर हम सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की बात करें, तो जो इंडस्ट्रीज से जो सॉलिड वेस्ट निकलते हैं वो भी ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या होते हैं, हैजार्डस होते हैं। नाउ इन द सेम मैनर इफ वी आर लिविंग इन एन एरिया, हम लोग अगर उस एरिया में रह रहे हैं जहां का पानी कॉन्टामिनेट है, इफ वी आर लिविंग इन एन एरिया वेयर वाटर इज कॉन्टामिनेटेड, तो अगर हम उस वाटर को डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, हमें डिजीज, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज हो जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीज, जैसे टाइफाइड हो गया, कोल्डा हो गया, डायसेंट्री हो गया। तो ये सब सारे तरह की बीमारियां हमें इजिली हो जाएगी। अगेन इफ वी आर लिविंग इन एन एरिया वेयर सॉलिड वेस्ट इज बीइंग डंप्ड विदाउट एनी
प्रॉपर मैनेजमेंट, देन नेचुरली फॉल गैस इवॉल्व होगा वहां से, जो हमारे लाइफ को मेजरेबल कर देगा। एंड ऑल्सो देयर विल ए चांस ऑफ एपिडेमिक्स आउटब्रेक, बहुत तरह की बीमारियां भी वहां से फैलने लगेगी। और अगर हमने जैसा पहले भी बताया कि अगर लीचेट्स का फॉर्मेशन हो गया तो वो लीचेट्स रेन वाटर के साथ मिक्स होने के बाद वो क्या करेगा, वो सीप डाउन करेगा, वो नीचे परकोलेट होगा और जाके ग्राउंड वाटर को भी क्या करेगा, कंटामिनेट कर देगा। क्योंकि ये जो लीचेट्स होते हैं वो कार्सिनोजेनिक कलर्ड लिक्विड होते हैं। कार्सिनोजेनिक कलर्ड लिक्विड का मतलब होता है, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर काउजिंग। ये हमारे ग्राउंड वाटर को अल्टीमेटली पॉल्यूट कर देते हैं। सो वी हैव टू स्टडी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इन डिटेल, इसीलिए हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम ये एक चीज देख लेते हैं इसमें कि टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करेंगे हमारे इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के सिलेबस में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन आवर सिलेबस। इस सिलेबस में, इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के सिलेबस में हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे, अब पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक की अगर बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग सबसे पहला मेरा टॉपिक आएगा, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग रॉ वाटर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। अब रॉ वाटर क्या होता है उसे भी हम डिटेल में समझेंगे। रॉ वाटर इंजीनियरिंग। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक, उसे हम लोग बोलेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। हमारा थर्ड टॉपिक होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब यहां पे हमें थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि ये सॉलिड वेस्ट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट सॉलिड वेस्ट जो होते हैं वो होते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, MSW हम यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे। और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, जो इंडस्ट्री से निकलते हैं वो इंडस्ट्रियल। और जो डोमेस्टिक यूजेस के बाद जो सॉलिड वेस्ट निकलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट। और जो इंडस्ट्री से जो सॉलिड वेस्ट निकलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। और जो हमारा फोर्थ टॉपिक होगा वो हमारा होगा एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एंड इट्स कंट्रोल मेजर। हम इस एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन को किस तरह हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, एयर एंड इट्स कंट्रोल मेजर, हमें ये भी पढ़ना है। तो हमने यह देख लिया कि जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में हमारे सिलेबस में हम किस किस टॉपिक को डिटेल में इसे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, जिसे हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। दूसरा टॉपिक हो गया मेरा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तीसरा टॉपिक हो गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एंड लास्ट टॉपिक एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल मेजर। हमें कंट्रोल मेजर को भी हम इसमें कवर करना है। तो ये हमारा डिटेल में पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया कि हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, हमने ये देख लिया। और हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक को कवर करेंगे, ये हमने अच्छी तरह से इस चीज को समझ लिया है। आई होप you have enjoyed this lecture. I'll continue this series on regular basis. So if you like my video, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon to get latest update of my new videos. Thank you.